हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीर्ष क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं पुराने भवन का संरक्षण। यानी यहाँ पर जसपाल और हरप्रीत हैं जो बात करते हैं ऐसे भवन की जो बहुत ही पुराना होता है और उस पर कुछ नक्काशियाँ की गई होती है जो उन्हें बहुत सुंदर लगती हैं और उसके बारे में वहाँ पर लोग तारीफ कर रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे एक गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे। और एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि लोगों को पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों और क्या हो सकता है। तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हड़प्पा की कहानी, क्या आपको पता है कि हड़प्पा के पीछे क्या कहानी है? हड़प्पा जो सभ्यता है वो कैसे विकसित हुई? तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ सकते हैं। जैसा कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं और लगभग 150 साल पहले अब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। और उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और इससे बहुत सारी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। और इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थल में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो देखा आपने क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। जैसे इन शहरों का निर्माण कब हुआ था, तो आपका आंसर है 4700 साल पहले। और इनको नाम दिया गया, पर किसके द्वारा दिया और कैसे दिया गया। अब यहाँ बात आती है कि क्या जो पहले की इमारतें होती थी उन्हें तोड़कर नए भवन बनाए जाते थे, और क्या इन पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना अच्छा है या बुरा। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे एक नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र थे, पत्थर के बाट और मोहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि। ये सारी चीजें यहाँ पर मिले। और इन नगरों की विशेषता क्या थी, इनके बारे में जानते हैं। जैसे इन नगरों में बहुत से 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था और प्राय पश्चिमी भाग छोटा, जिन्हें जो ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन यह निचले इलाके में था। और ऊंचाई वाले भाग को इन्होंने नगर यानी दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला शहर यानी निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी, इसकी ईंटें तथा इतनी पक्की थी कि इसे कि हजारों साल आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। तो देखा आपने, यहाँ पे विशेषताएं बताई गई है। यही विशेषताएं बताई गई है कि जो ऊंचाई पर था उन्हें दुर्ग कहा जाता था और जो नीचे था उन्हें निचला नगर कहा गया। और यहाँ की जो ईंटें थी पक्की होती थी और 4 दीवारियां यहाँ पर बनाई गई थी। और यहाँ पर सीमेंट वगैरह से इनकी वो भी हो गई थी मजबूती, ताकि ये मजबूत रहें। यहाँ पर कुछ ऐसे नगर के
नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा है, और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल, यानी इसमें एक मेन पॉइंट है कि इसके ऊपर चारकोल का भी यूज हुआ था। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी यहाँ पर इसलिए पानी का यूज बताया गया है क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट यानी अवसरों पर, त्योहारों पर लोग स्नान किया करते होंगे। अब यहाँ पर बात आती है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिलने की, कि यहाँ पर कैसे कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, ये जो चीज़ें हैं राजस्थान में, गुजरात में, चिन्होदड़ो राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, तो ये इनके मैप आ सकते हैं कि ये जो स्थान है कहाँ पाए जाते हैं और इन यहाँ स्थानों पर क्या चीज़ें पाई गई। जैसे कि एक है कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये पूरा जो डायग्राम है ये स्नानागार का है, महान स्नानागार, जहाँ पर पानी और तालाब जैसी चीज़ें दिखती थी। अब बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया, यानी उसे सीमेंट से चिनाई की गई थी। बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के आम तौर पर जो घर होते थे वे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे और घर के आंगन चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं और बहुत सारे नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि आसानी से पानी बह सके, और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि घर का पानी भी नालियों में बह सके। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और साफ सफाई की जा सके। हालांकि ऐसी व्यवस्था हमारे आज के टाइम पे भी होनी चाहिए और कुछ जगहों पे है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे आसपास की जो नालियाँ हैं वो कचरे से भर जाती हैं, और जिसके लिए एमसीडी जो कर्मचारी हैं उन्हें बुलाया जाता है और वे नालियाँ साफ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, यानी जब घर बनाते समय ही वे सारी चीज़ों को देखते हुए, नालियों का निकास, ये सारी चीज़ें देखते हुए अपने घरों का निर्माण करते थे। ये तो बात हो गई अभी घरों की। अब यहाँ पर बात करते हैं नगर के जीवन यानी नगरीय जीवन। जैसे कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे जो इन सारी चीज़ों को कार्यान्वित करते थे, और यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगर में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि लिपिक क्या है या लिपिक सब क्या समझते हैं, या हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन जो है वहाँ पर लिपिक शब्द का क्या अर्थ है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख पाएंगे और इसका आंसर आप यही लिखेंगे कि यह एक मुहर पर लिखते थे और ये मुहर अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। इस तरह की चीज़ें जो लिपिक कहलाती थी, यानी लिखने से संबंधित चीज़ें लिपिक कहलाई गई। अब बात करते हैं इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, काम करते थे, और लोग लंबी यात्राएं भी किया करते थे जहां वे उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियां, मिट्टी से बने
बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यानी खिलौने जब मिलते हैं तो ये सीधा सा अनुमान लगाया जाता है कि इनसे बच्चे ही खेलते होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनमें बना नाला, ऊपर एक कुआं है और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह के पास खास लिपि भी है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन यह प्राचीनतम उदाहरण है। यानी बहुत अच्छे उदाहरण दिखाए गए हैं जो विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन निशानों का अर्थ क्या है। और यहाँ पर पक्की मिट्टी के खिलौने जैसे कि आप देख सकते हैं जिनसे यार अनुमान लगाया गया है कि बच्चे इनसे खेलते होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब पत्थर बाट वाली चीज़ों के, जैसे नगर और नए शिल्प। यानी नगर में बनाए जाने वाले कुछ तत्व जो शिल्पकारों द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें मूर्तियाँ, पत्थर बाट इत्यादि हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, एक घनाभ क्यूब है ये। जैसे पत्थर के बाट देखिए कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है और इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से बहुत सारे कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए, इनमें छेद किए गए ताकि धागे डालकर माला बनाई जा सके। और बाकी देखिए यहाँ पे फलक भी हैं, जो यहाँ पर कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। यानी इन चित्रों के बारे में आपको पूरी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर मोहनजोदड़ो से मिली है और इनमें बहुत सारे वस्त्र पहने दिखाए गए हैं। तो ये एक राजा की तस्वीर हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई चीज़ें क्या हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं बाट, यहाँ पर मालाएं, यहाँ पर कुछ धातुएं, कुछ मूर्तियाँ जो किससे बनी होगी, अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए उपयोग की जाती थी। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं, जो सबसे ज़्यादा आकर्षक दिखती हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र भी मिलते हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर खेती कब होती होगी, तो इसका आंसर है 7000 साल पहले। मेहरगढ़ स्थान भी दे रखा है कि मेहरगढ़ में कपास यानी रुई की खेती की जाती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट, पक्की मिट्टी तथा फायांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञों से कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के बनाना, चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। यानी विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको बनाने के लिए अपनी प्रशिक्षण यानी कोचिंग लेते हैं और उनका निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो चित्र दिखाई गई है वे आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी है तथा दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्ति का ही काम हो सकता है जो इतनी अच्छी तरह से बनाई गई। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत होती है। और हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या महिलाएं भी। तो इस चीज़ का अभी पता नहीं चला है कि ये दोनों काम करते थे या सिर्फ पुरुष ही काम किया करते थे। जैसे कि आपने एक शब्द देखा ऊपर, फायांस। तो फायांस क्या है? फायांस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जो बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं।
फ्रेंच से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये था फ्रेंच और फ्रेंच बनने की प्रक्रिया। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है या आपके हिस्ट्री के पेपर में एज अ पैसेज भी वो दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज, यानी जो शुरुआती माल होता था, कच्चा माल होता था जिनके बाद पूरे माल तैयार की जाती थी, तो उनकी खोज कैसे हुई। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जाता है, यानी रुई, जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है। उसके बाद हम धागा बनाते हैं, धागे के बाद उसका कपड़ा बनाया जाता है। इस तरह से पूरा माल तैयार होता है। लेकिन कच्चा माल यहाँ पर कपास है, जिसके बाद कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। देखा, हड़प्पा में लोगों को बहुत सारी चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात यानी खरीदते, जो भी खरीदारी दूर दूर से की जाती थी। अब बात करते हैं कि हड़प्पा के लोग तांबू का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, तथा यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि तांबे का आयात हड़प्पा सभ्यता के समय में कहाँ से किया जाता था, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान और ओमान। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ सिलाई जाने वाली वस्तु धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान, यानी टीन का आयात ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का कर्नाटक से, और जो बहुमूल्य पत्थर होते थे उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये एक टेबल भी आप बना सकते हैं कि कौन सी जो धातुएं हैं कहाँ से मंगाई जाती थी। अब बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो हमने पढ़ा अभी तक नगर कैसा था, वहाँ के भवन निर्माण शैली क्या थी और लोगों के बारे में। अब यहाँ पर पढ़ेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी उनका भोजन किस प्रकार होता था, क्या खाते थे, कैसे खाते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। यानी बताया गया है कि यहाँ पर हड़प्पा के टाइम पे हल का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर बारिशें कम की जाती थी, और इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए और संभवतः पानी का संचय यानी जमाव किया, बचाया और जरूरत पड़ने पर उसका फसलों के लिए सिंचाई की। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस यानी जानवरों की बात करें तो ये गाय, भैंस और बकरियां पालते थे, और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन कुछ सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाता था। वे कुछ फलों जैसे बेर आदि इकट्ठा किया करते थे, और मछलियां पकड़ना और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करना, ये सारे काम होते थे। अब बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी जो जो इलाके थे वहाँ पर खादीर बेत के जो धौलावीर नगर बसा था वहाँ साफ पानी मिला है। यानी जो कक्ष के इलाके हैं वहाँ धौलावीरा नगर है और वहाँ साफ पानी मिला है, और वहाँ की जमीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, और वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, और इस नगर में एक मैदान भी है, खुला हुआ मैदान, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया। और यह एक ऐसा अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं।
अब बात करते हैं लोथल का बंदरगाह, जिसके बारे में। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, क्योंकि बंदरगाह का काम यही है जहाँ से सामान आता है और वहाँ से ही सामान जाता भी है। तो अब बात करते हैं गुजरात की खंभात खाड़ी, जहाँ से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिलना, और यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में से बहुत सारे मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो ये है यहाँ के कुछ स्रोत जो आपको यहाँ से चीजें पता चलती है। अब बात करते हैं, यहाँ एक ऐसी इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, तथा पत्थर के टुकड़े, आज बने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। देखिए मुद्रा, जिसे मुहर कहा जाता है, और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों और थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, और थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आप कह सकते हैं एक तरह से सील लगाना, जिसे वहाँ पहले यूज किया जाता था, मुहरबंदी। अब बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी अगर सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई तो उसका अंत भी हुआ था, और उसका अंत किस प्रकार हुआ था। तो आमतौर पर यह बातें कही जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ आने से या जंगलों में आग लगने से, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया और लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, और दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, और जल निकास प्रणाली बिल्कुल ही नष्ट हो गई, और सड़कों पर ही झुग्गीनामा घर बनाया जाने लगा। ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, और इसी कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, और क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण यहाँ पर समाप्त हो गया, जिसकी वजह से सारी चीजें अव्यवस्थित देखी गईं, और परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब जो पाकिस्तान है, वहाँ सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई, और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में गए और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। और इसके अलावा 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ, और इनके बारे में आप पढ़ेंगे 5th और 8th चैप्टर में। तो अब बात करते हैं अन्य, जैसे एटलस में बोला गया है, मिस्र को ढूंढो और नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान है, और लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि पिरामिड किसे कहते थे, तो आप यहाँ से ये आंसर पुट आउट कर सकते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इनकी पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था, और इन शवों को मम्मी कहा जाता था, और उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र यानी पीने के चीज़ें और वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र और हथियार और जानवर शामिल होते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था, ताकि वे बाद में उनकी सेवा कर सकें। और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो ये थी मिस्र की कुछ बातें, कुछ रोचक तथ्य, जानकारियाँ जो यहाँ पर बताई गई हैं, और इनसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
तो ये था आपका पूरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe this video. Stay safe, stay happy.